पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फोटो एक्ट फर्स्ट, फोटो एक्ट सेकेंड की क्रियाविधि क्या है और जल का प्रकाशीय अपघटन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल डार्क रिएक्शन या इसी को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया या इसी को कहते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया की खोज की थी या इसी को कहते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, फोटो सिंथेटिक कार्बन फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहते हैं या इसे ही रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया जो है हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है और इसलिए स्ट्रोमा में संपन्न होती है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो भी बीकर या एंजाइम भाग लेते हैं, जो वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके उसे शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। ये सब जो है इस स्ट्रोमा में ये बीकर पाई जाती है। कार्बन का भाग या कह लें कि कार्बन का मार्ग अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किन किन यौगिकों से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर किन किन यौगिकों का निर्माण करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का मार्ग क्या है। इस रिडक्शन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है किन किन यौगिकों से क्रिया करता है और कौन कौन सा यौगिक का निर्माण करता है। तो इसमें तीन मुख्य प्रवस्थाएं आती हैं या तीन बिंदु आते हैं इनके मार्ग की व्याख्या करने के लिए, जिसमें पहला है केल्विन बेंसन चक्र या केवल इसे केल्विन बेंसन साइकिल या केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह है हैच-स्लैक साइकिल या हैच-स्लैक चक्र और तीसरा है कैम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। तो सबसे पहले हम चलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल।
केल्विन वेन्सन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग में तीन बिंदुओं पर हम इनका वर्णन कर सकते हैं, जिनमें पहला जो है वह केल्विन वेन्सन साइकिल सन 1954 में यम केल्विन और ए बेंसन तथा उनके सहयोगियों ने इस क्रिया में कार्बन की मार्ग की खोज की। केल्विन वेन्सन साइकिल में कार्बन के मार्ग की खोज की और उन्हें इस कार्य के लिए सन 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है कार्बन के मार्ग की खोज इन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि का प्रयोग करके कार्बन के मार्ग की खोज की। और इस विधि में जो है क्लोरेला नामक एक कोशिकीय हरे शैवाल का उपयोग किया गया। उनने जो है ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड दी गई जिसमें कार्बन का परमाणु भार 14 था, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी गई उसमें कार्बन का परमाणु भार 14 था। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी गई और इस प्रकार रेडियोधर्मी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने पर यह ज्ञात हो जाता है कि कार्बन परमाणु अवशोषित होकर किन किन कार्बनिक यौगिकों में पहुंचता है। तो केल्विन वेन्सन साइकिल का अध्ययन जो है हम कई चरणों में करते हैं। तो किन किन चरणों में केल्विन वेन्सन साइकिल का अध्ययन किया जा सकता है, तो उसमें पहला है प्रथम फास्फोरिलेशन या प्रथम फास्फोरिलीकरण। फर्स्ट फास्फो रिलेशन, प्रथम फास्फोरिलीकरण कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन का आरंभ 5 कार्बन वाली शर्करा राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, अर्थात हम कह सकते हैं कि राइबुलोज 5 फास्फेट से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन क्रिया का प्रारंभ जो है 5 कार्बन वाली शर्करा राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट से प्रारंभ होता है। और इस प्रकार जो है 6 अणु एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का और 6 अणु राइबुलोज शर्करा का संयुक्त होकर और राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 6 मोल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर राइबुलोज 5 फास्फेट का 6 मोल और 6 अणु एटीपी का 6 एटीपी और फास्फोपेंटो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोपेंटो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बन जाता है राइबुलोज
1,5 बाईफॉस्फेट प्लस 6 ADP। देखेंगे कि राइबोलोज 5 फास्फेट 5 कार्बन वाली ये शर्करा है, 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा है और इसका 6 मोल जब ATP के 6 अणुओं के साथ फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ATP से एक अणु फास्फेट का टूटकर और इसके जो 5 कार्बन है उसमें पहले नंबर के कार्बन से जुड़ जाता है। तो चूंकि 6 मोल इसका भी है तो 6 मोल ATP का भी है, एक फास्फेट अणु निकलेगा तो 6 निकलेगा, तो 6 यहाँ जुड़ जाता है तो हो जाता है क्या, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। तो ये है क्या, फास्फेट समूह जुड़ रहा है अर्थात फास्फोरिलीकरण की क्रिया हो रही है। फिर जो है दूसरी अभिक्रिया इसमें होती है कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलीकरण कि राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है और राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के 6 अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा। देखिए यहाँ कि जैसे राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का 6 मोल और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में और 6 अणु जल का भी लेते हैं और कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बना लेता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कितना, यहाँ जो है 5 कार्बन वाला है 6 मोल और एक कार्बन ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी 6 मोल है अर्थात 6 कार्बन वाला का 6 मोल हो गया, 6 अणु हो गया। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन वाला यौगिक है तो 3 कार्बन वाले का यदि 6 कार्बन वाले का 6 अणु है तो 3 कार्बन वाले का 12 मोल जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब जो है तीसरा जो चरण है केल्विन बेंसन साइकिल का वह है रिडक्शन। तो प्रकाश कर्म सेकेंड में रिडक्शन पावर के रूप में NADP2H
के 12 अणुओं के द्वारा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणुओं का अपचयन हो जाता है और अपचयन के फलस्वरूप जो है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु का निर्माण होता है, NADP के 12 अणु का निर्माण होता है और फास्फोरिक अम्ल के भी 12 अणु का निर्माण होता है। तो इसको हम समीकरण के रूप में देख लेते हैं। इससे पूर्व, अपचयन से पूर्व सेकेंड फास्फोरिलेशन की भी क्रिया होगी, तभी जो है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स का निर्माण होगा। तो देख लेते हैं सेकेंड फास्फोरिलेशन। फिर जो है रिडक्शन क्रिया होगी। तो सेकेंड फास्फोरिलेशन फास्फोरिलेशन तो बना क्या था भाई, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन वाला यौगिक है, 12 मोल ये बना था। तो 12 अणु ATP भी ले लेंगे, जिसका निर्माण, जिस ATP का निर्माण जो है प्रकाशीय अभिक्रिया में हुआ था, और फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे फास्फेट समूह निकलेगा। तो 12 अणु है तो 12 फास्फेट समूह निकलेगा, और यहाँ भी 12 अणु है तो 12 आकर जुड़ेगा, तो इसके तीसरे कार्बन से फास्फेट समूह है, पहले से अब फिर से जुड़ जाता है, तो बना लेता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 12 मोल, और प्लस यहां से फास्फेट समूह निकल गया है, तो बचेगा क्या, 12 अर्थात 12 ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां फास्फोरिलेशन हुआ सेकेंड, दूसरे बार फास्फोरिलेशन की क्रिया हो रही है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स के 12 मोल हमें बना था, 12 अणु जो कि प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP संचित हुआ था उसी का उपयोग हो रहा है। तो 12 अणु ATP का जब इससे क्रिया किया तो इससे फास्फेट समूह निकलकर इसके पहले कार्बन से जुड़ गया, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स के 12 मोल फिर से बन गए। अब जो है रिडक्शन क्रिया होगा, और प्रकाश कर्म सेकेंड में जो रिडक्शन पावर NADP2H का निर्माण हुआ था, इस NADP2H के 12 अणुओं के द्वारा जो है रिडक्शन क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। तो 1,3 रिडक्शन, अगला जो चरण है रिडक्शन अपचयन के, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मोल बना था, उसको हमने ले लिया। फिर जो है 12 अणु NADP2H, 12 NADP2H हमने ले लिया,
और ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु इससे निकलेगा और बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 12 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 12 मोल हाइड्रोजन परमाणु इससे निकलकर ग्लिसरिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 12 मोल बना, तथा यहाँ 12 NADP बचा, हाइड्रोजन परमाणु निकल गया तो यहाँ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ केवल 3-फॉस्फो है, अर्थात 12 अणु फास्फेट समूह, अर्थात कर सकते हैं 12 अणु फास्फोरिक अम्ल 12H3PO4 भी निकला। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 12 मोल बना, और इस 12 मोल में से जो है 2 अणु शर्करा के निर्माण में, 12 अणुओं में से 2 अणु जो है शर्करा और तथा बाद में मंड का संश्लेषण करते हैं, और शेष 10 अणु जो है वो पुनः मिलकर और राइबोलोज 5-फॉस्फेट का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात होता क्या है कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ये जो 12 मोल बना, इस 12 मोल में से जो है 2 मोल अर्थात 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है शर्करा में विभिन्न अभिक्रियाओं के फलस्वरूप शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में मंड का निर्माण कर लेता है, और जो 10 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना, ये 10 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है विभिन्न अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पुनः राइबोलोज 5-फॉस्फेट 5 कार्बन वाली शर्करा का निर्माण करता है। तो ये साइक्लिंग क्रिया चलती रहती है, क्योंकि केल्विन साइकिल जो है राइबोलोज 5-फॉस्फेट से ही प्रारंभ हुआ था 5 कार्बन वाली शर्करा का। तो 10 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड राइबोलोज 5-फॉस्फेट का निर्माण कर लेता है, और 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड विभिन्न अभिक्रियाओं के फलस्वरूप शर्करा का निर्माण कर लेता है, जो बाद में मंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार अब यहाँ से इस पूरी क्रिया को हम 2 भागों में विभेदित कर सकते हैं, अर्थात बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का उपयोग करके कैसे शर्करा का निर्माण होता है, और सेक्शन बी में जो है 10 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का उपयोग करके कैसे पुनः राइबोलोज 5-फॉस्फेट का निर्माण होता है। अगले वीडियो में जो है हम सेक्शन ए पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।